हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी क्लास है महत्वपूर्ण तो रहेगी भाई, सभी क्लासेस महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप नए हो, क्योंकि कल हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चे हमसे जुड़े थे नए, तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। इस समय जो प्रैक्टिस हम करा रहे हैं वो प्रैक्टिस चल रही है घटना चक्र की, जिसपे हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। चाहे आप मतलब न्यूट्रिशन साइंस पढ़ना चाहो तो उन्हें देख सकते हो, और फिर दूसरा क्या है टेक्सटाइल। तो इन 2 को मैंने कवर कर लिया है घटना चक्र में। ठीक है, इन दोनों में जो है मतलब घटना चक्र और यूथ का डिफरेंस क्या है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं, बस इतना है यूथ ने अपनी थोड़ी एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा दे रखी है पीवाईक्यू के अलावा, और घटना चक्र ने क्या है अपनी एक्सप्लेनेशन थोड़ी दे रखी है। तो बस इनको इसलिए पढ़ते हैं हम लोग कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, बकाया पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू आप चाहे यूट्यूब पर देख लो, कहीं भी देख लो, एक्स्ट्रा नॉलेज ये देते हैं थोड़ी सी बस। जैसे कि हम लोग हैं पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताते चलते हैं प्रैक्टिस कराते समय, ठीक वैसे ही। तो आप चाहे यूथ पढ़ रहे हो, चाहे घटना चक्र पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, बस आपको पढ़ना है और एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हुए चलना है। ठीक है, तो अभी कमेंट था कल आपका कि यूथ मतलब प्रैक्टिस करा दीजिए, तो बेटा यूथ में भी पीवाईक्यू है, घटना चक्र में भी पीवाईक्यू है ना, तो क्यों ना हम जो कर रहे हैं उसी पर फोकस रहें, है ना। जब हम घटना चक्र पढ़ेंगे तो हो सकता है आपका मतलब यूथ पढ़ेंगे तो आपको शायद घटना चक्र करा दो, और आज के समय में आप देखोगे ज़्यादातर लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि घटना चक्र आप पढ़ो। ठीक है, और अच्छी है, उसमें बीच में एक्सप्लेनेशन जो दी है वो अच्छी दी हुई है। ठीक है, तो आप लोग नए थे तो बता दिया। बकाया इसके अलावा एनसीईआरटी के भी प्रश्न हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एससीईआरटी की भी प्लेलिस्ट है। ठीक है, जब आप टेक्सटाइल वगैरह के अंदर पढ़ोगे जाके प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी सभी की मतलब आप देखोगे वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, उस पर लिखा होगा एससीईआरटी एनसीईआरटी। ठीक है, आप चाहे टेक्सटाइल पढ़ना चाहो, न्यूट्रिशन साइंस पढ़ना चाहो, मैंने सभी में कराया है, और हेल्थ साइंस तो मैंने पूरा ही एससीईआरटी से कराया है और एनसीईआरटी से कराया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम मतलब स्टार्ट करते हैं क्लास। आई होप बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी मुझे नहीं याद है, आप लेकिन चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, और यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट का आज ये सेट होगा आपका कौन सा 9 नंबर का, मतलब इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस कराई हैं। ठीक है, अभी नहीं कराई हैं, कुछ दिन पहले कराई हैं। और यहाँ पर घटना चक्र जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में, क्योंकि बीच में मैंने एक क्लास शाम को की थी, फिर बाद में टाइम का समस्या था तो मैंने छोड़ दिया था, इसलिए एक ही क्लास हो पाई थी। तो घटना चक्र की आज ये दूसरी क्लास है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ओके, तो इसका मतलब है हम 8 सेट जो है इससे पहले कर चुके हैं, और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप जाके देखिए, उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1 है, जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण कहते हैं, बी है आत्मसातकरण कहते हैं, या सी है समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं, या फिर डी है स्कीमा कहते हैं। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर आंसर होगा वो तो होगा स्कीमा, और इन्होंने इसमें आत्मसातकरण की भी बात की, आपको पता होगा वस्तु स्थायित्व की भी बात की है। तो यहाँ अगर हम बात करें जैसे कि स्कीमा ये होता क्या है, तो एक तो ये क्या होती है हमारे जन्म से होती हैं, तो इन्हें हम जन्मजात प्रक्रिया कहते हैं, जन्मजात प्रक्रिया कहते हैं। जो स्कीमा में चीज़ें होती हैं उन्हें हम जन्मजात प्रक्रिया कहते हैं, और इसमें कुछ होता नहीं। जैसे कि क्या होता है, हम जो भी चीज़ हमारे जो आसपास चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो उनका हम क्या करते हैं मानसिक रूप से प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे कहाँ होती हैं, मस्तिष्क में स्टोर होती रहती हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी चीज़ हम सीखते हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उन सूचनाओं को क्या करते हैं अपने मस्तिष्क में संगठित कर लेते हैं। ओके, यही तो करते हैं, सूचनाओं को क्या किया अपने मस्तिष्क में संगठित कर लिया। अब हमें जब आवश्यकता पड़ेगी हम उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो यही होता है स्कीमा कि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं हम अपने उन सूचनाओं को अपने माइंड में कहीं ना कहीं एकत्र कर रहे हैं। देखो, आपको एक छोटी सी चीज़ जो सभी को पता होगी, हमें हर समय हर बात याद नहीं होती है, लेकिन जब नौबत आती है कहते हैं तो हमें वो चीज़ याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क एक समय में एक ही चीज़ को याद कर सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो वो हर चीज़ को याद करेगा। ठीक है ना, आवश्यकता के अनुसार प्रोसेसिंग माइंड में चलती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि सारी सूचनाएं हैं मेरे मस्तिष्क में, लेकिन अब गूगल पे नॉलेज तो बहुत है, लेकिन आप जब सर्च करोगे कोई टॉपिक तभी तो आंसर निकलेगा। वही चीज़ हमारे मस्तिष्क के साथ होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। यहाँ पर इनके सिद्धांत के अनुसार यही चीज़ें थी कि आत्मसातकरण हो गया आपका, या समायोजन या संतुलन हो गया। ये सारे ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चा क्या करता है, नए अनुभवों को, पहले से जो मौजूद अनुभव हैं, जो उसकी संरचनाएं हैं, उनको अपने माइंड में क्या करता है, स्टोर करता है, और ये स्कीमा कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 2, पिंसर ग्राफ्स
ग्रास्प उम्र तक विकसित होता है। आपको समय दिया है 0 से 6 माह, बी ऑप्शन है 12 माह, सी है 18 माह और डी है 24 माह। मतलब जो प्रिंसर ग्राफ्स होता है आपको ये बताना है किस समय में ये जो है विकसित होता है, 18 माह या फिर 24 माह। तो प्रिंसर ग्राफ्स से सबसे पहली चीज़ तो होती क्या है, जो हमारे शिशु लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या करता है, मस्तिष्क जो आपका होता है प्लस क्या होता है मांसपेशियाँ, इनमें क्या है संतुलन स्थापित करने को हम कहते हैं। ठीक है, संतुलन स्थापित करना मतलब आपकी जो मस्तिष्क है उसमें जो चीज़ है और जो हमारी मांसपेशियाँ हैं उनमें क्या संतुलन स्थापित करने के लिए हम क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम है प्रिंसर ग्राफ्स सिकल। ठीक है, ग्राफ्स सिकल उम्र जो है मतलब बच्चे की, इसका एक समय होता है जो कि आपको बी ऑप्शन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है 12 माह। ठीक है, 12 माह जो समय आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि आपको 9 से 10 महीने भी अगर आंसर मिले तो वो भी सही होगा, 9 से 10 महीने। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो समय होता है कहते हैं प्रत्येक बच्चे में अलग होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे में अपना डेवलपमेंट है, भाई बात सही, सबका मस्तिष्क अपना है, सबके मांसपेशियाँ अपने हैं, जिसको जैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है वैसी मांसपेशियाँ मजबूत है ना, जिसका एटमॉस्फेयर, जिसका एनवायरनमेंट जैसा होगा बच्चा वैसा ही होता है ना, तो उस हिसाब से इसमें चेंज भी पाया जाता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 12 माह या फिर अगर 12 माह नहीं मिलता है तो 9 से 10 माह तक या फिर 12 माह तक आप आंसर दे सकते हो। 9 से 10 माह वाला भी सही है, 12 माह वाला भी सही है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। बस आप सभी लोग नए हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। भाई इस काम में आप कंजूसी ना करें। ठीक है, आपको पता है मैं वीडियो रोक रही हूँ बार बार, क्योंकि मेरा अब क्या कहूँ, मुझे बहुत शर्म आती है बार बार कहने में। मेरी जो दिक्कत है वो बहुत बढ़ रही है इस समय। मुझे फिर खांसी वाला अटैक इतना पड़ रहा है कि मैं घर में जो नॉर्मल किचन में खाना वाना बनाती हूँ ना, पूड़ी वगैरह जो मेरा नाश्ता है, मेरे यहाँ रोज़ बच्चे होता है कुछ फैमिली में ऑयली चीज़ें थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, खासतौर से हमारे यहाँ पूड़ियाँ ज़्यादा खाई जाती सुबह के टाइम, तो मुझे वो तक बनाना मुश्किल हो रहा है। तो इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मैं गैस बंद कर करके काम कर रही हूँ उस समय। पूड़ी बनाते पे आज मैंने 2-3 बार गैस को ऑफ किया तो मेरा पता नहीं, अब मुझे ये दिक्कत इतनी हो रही है, मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, मैं क्या करूँ। तब भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भले ही वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास पे मैं क्यों आ गई, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं लाइव क्लास नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे खांसी बहुत ज़्यादा नॉर्मल अटैक करने लगी थी। रात में मुझे सोते हुए आ रही थी, दिन में मुझे आ रही थी, तो मैं सोच रही थी मैं लाइव क्लास कैसे करूँगी। तो मैंने फिर इसको चेंज कर दिया और लाइव में मुझे थोड़ा ये भी लग रहा था इस समय भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मैंने सोचा अभी अपनी जैसी हैसियत है, ट्रीटमेंट चल रहा है, सही हो जाऊँगी। डॉक्टर ने ये नहीं कहा है कि मतलब सही नहीं होगी, लेकिन बाकी में कभी कभी इतना अटैक पड़ता है कि ये लगता है कि मैं क्या ही करूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है और दिक्कत होती है 16। तो आप लोग भी हमें प्लीज़ सपोर्ट करिए जिस हिसाब से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का कहना है कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे। विद्यार्थी द्वारा किस समायोजन युक्ति का प्रयोग किया गया। मान लो किसी व्यक्ति, अच्छा पूरा ऑप्शन पढ़ लो, प्रतिगमन कहेंगे, तादात्म्यकरण कहेंगे, प्रक्षेपण कहेंगे या उदात्तीकरण कहेंगे। ठीक है, तो परीक्षा में नकल करने वाले एक विद्यार्थी का ये कहना था कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे। मान लो किसी बच्चे को आपने नकल करते पकड़ा तो उसने सफाई में क्या कहा कि क्लास में तो सभी नकल कर रहे थे। तो ये किस तरीके का यहाँ पर समायोजन बच्चा कर रहा है, मतलब होता है ना अपने आप को सेव करने के लिए उसने क्या किया, सबको लपेट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, प्रक्षेपण कर रहा है। ठीक है, ये प्रक्रिया प्रक्षेपण की कहलाती है कि आप अगर कोई गलती कर रहे हो और वहीं पर अगर आप फंस गए, मतलब समझने के लिए, तो क्या है आपने क्या कहा, मतलब ये काम तो सभी कर रहे थे इसलिए मैं कर रहा हूँ। कोई ड्रिंक, जैसे कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है तो क्या कहता है वो, मैं तो नहीं करता था लेकिन दोस्तों के चक्कर में हो गई, मतलब अपने आप को सेव कर लिया। तो यहाँ पर सी है प्रक्षेपण, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, प्रतिगमन का मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब होता है वापसी करना। ठीक है, वापसी करना, ठीक है, या प्रत्यावर्तन करना, वापसी करना। भाई जो आपकी ये साइकोलॉजी या मनोविज्ञान होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब पता होना ही बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्यावर्तन करना, वापसी करना सबसे सही शब्द है वापसी करना, लेकिन आपको एग्जाम में ज़्यादातर प्रतिगमन ये चीज़ें मिलती हैं। तो इनका मतलब होता है बता रही हूँ, किसी पिछले स्थान या अवस्था से क्या होता है, यहाँ पर अवस्था में वापस आना। ठीक है, अवस्था में वापस जाने की प्रक्रिया, ओके,
वापस जाने की प्रक्रिया। जैसे कोई बच्चा था, पहले पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, मेहनत की, सही हो गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद उसने क्या किया, उसका दिमाग उसी चीज़ में लग गया, खेल कूद में, फिर उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, तो क्या है, वो फिर वापसी कर रहा है, वहीं पर पहुंच गया जहाँ पे आया था। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है, क्योंकि इन सब का मतलब जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जो तादात्म्यकरण होता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ आपको। तादात्म्यकरण में क्या होता है, अपना अस्तित्व भूलकर, मतलब अपना अच्छा व्यवहार है समझने के लिए, ठीक है, अपना अस्तित्व भूलकर क्या किया, दूसरे का अनुकरण करना। ठीक है, अपना अच्छा भला है, लेकिन नहीं, दूसरों का अनुकरण करने की बहुत से लोगों की आदत होती है ना। कई बार हम लोग बहुत स्मार्ट लगते हैं, लेकिन सही जो भी हमारा बियरिंग वगैरह है, जो पहनने का स्टाइल है, सब बढ़िया है, लेकिन बस दूसरे से हम इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम उसका तरीका अपना लेते हैं, और वहीं पर हम क्या है, फिर उतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन क्या हमने बस अपना सब भूल के दूसरे का अनुकरण कर लिया। ठीक है, तो किसी के बाहरी आचरण को देखकर या बाहरी व्यवहार को देखकर अपना रूप बदल लेना, यहाँ पर इसका मतलब अर्थ होता है। ठीक है, तादात्म्यकरण का मतलब क्या होता है, दूसरे का गुण को यहाँ पर अपना लेना। लेकिन यहाँ पर उदात्तीकरण इसके मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर क्या, रूप तो बदलता है, व्यक्ति रूप बदलता है, लेकिन सार नहीं बदलता। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति मन का बहुत गंदा है, तो वो बहुत अच्छे से मिलेगा, लेकिन मन तो उसका गंदा है ना, वो कितना भी अच्छा बन ले सामने से वो कितना भी अच्छा बन ले। जैसे कि अभी जो आपका कोलकाता में केस हुआ है, उसमें जो व्यक्ति है, उस चेहरे से देखो, उसकी जो फोटो दिखाई जा रही है न्यूज में, वो बिल्कुल मुस्कुराता हुआ है, माथे पे टीका लगा हुआ है, लग रहा है बड़ा पुजारी है, लेकिन रियल में क्या पुजारी है, जिसने एक लड़की के साथ इतनी बड़ी हैवानियत कर दिया, वो तो राक्षस का भी कह सकते हैं पिता निकला, है ना। लेकिन क्या है, उसने रूप बदल रखा है। यहाँ पर देखने में अगर नॉर्मल वो किसी को दिखे, तो वो व्यक्ति कहेगा बड़ा अच्छा पूजा पाठ करने वाला है, बड़ा मुस्कुरा रहा है चेहरे से, लेकिन रूप बदल रखा है, सार नहीं बदला, मन से गंदा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, रूप बदल लेना, सार नहीं बदल लेना। बस यहाँ पर आप थोड़ा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझना, मैंने आपको वैसे समझा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन है 4, हरलॉक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि है। एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जन्म से 1 वर्ष, बी है 1 से 2 वर्ष, सी है 7 से 10 वर्ष, या फिर डी है 2 से 6 वर्ष। हरलॉक के अनुसार आपको यहाँ पर जो है बताना है कि बाल्यावस्था की अवधि क्या है। देखो, आप लोग कमेंट करते हो ना, घटनाचक्र और यूथ सॉल्व कराइए, तो इसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, बल्कि एक्स्ट्रा जो मुझे नॉलेज है मैं वो भी दे रही हूँ। यूथ में, घटनाचक्र में इतना भी नहीं दिया जितना मैं आपको बता रही हूँ, पर मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है। ठीक है, तो हरलॉक के अनुसार जो पूर्व बाल्यावस्था का समय बताया गया वो कितना है, वो आपका है 2 से 6 वर्ष। ठीक है, 2 से 6 वर्ष। क्यों है 2 से 6 वर्ष? क्योंकि जो आपकी बाल्यावस्था है वो कितनी है, 2 से 12 वर्ष है। ठीक है, 2 से 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, जिसमें क्या होता है, ये 2 में डिवाइड हो जाती है, एक चली जाती है 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था स्कूल पूर्व अवस्था इसको कहते हैं, और दूसरी क्या चली जाती है यहाँ पर 6 से 12 वर्ष या फिर 7 से 12 वर्ष, ये देखने को मिलती है। तो ये 2 तरीके की जो होती हैं आपकी अवस्थाएं, यहाँ पर मतलब बाल्यावस्था को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया किसने, हरलॉक महोदय ने, और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी प्रश्न बनता है तो इन्हीं से पूछा जाता है। ठीक है, जो गर्भावस्था इन्होंने बताई है, हरलॉक महोदय ने क्या बताया है गर्भावस्था को, गर्भाधान से जन्म तक। ठीक है, कहाँ से, गर्भाधान से जन्म तक। यहीं पर अगर हम बात करेंगे, इन्होंने शैशवावस्था को क्या बताया है, जो शैशव अवस्था है इसको इन्होंने बताया है, शैशवावस्था मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैं उंगली से लिखती हूँ फिर दिक्कत होती है, स्क्रीन पूरी भर जाती है। ठीक है, तो जो शैशवावस्था है वो क्या बताया है इन्होंने, जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से क्या बताया, 2 सप्ताह। देखो, हरलॉक का इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ, 2 सप्ताह क्या है, जन्म से 2 सप्ताह है शैशवावस्था, किसके अनुसार, हरलॉक के अनुसार। यहीं पर अगर हम बचपनावस्था की बात, इन्होंने बहुत सारी स्टेजेस में बांटा है, बचपनावस्था की बात करें, ठीक है, बेबीहुड की बात करें, बचपनावस्था जिसे कहते हैं, तो ये इन्होंने जब 2 सप्ताह तक, ये तो तीसरे सप्ताह से शुरू होगी, तीसरे सप्ताह से कितनी मानी है, 2 वर्ष तक मानी है। और इनका ये याद कर लेना, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो गया 3 तक हमने बात कर ली, कितना बचपनावस्था, कितना हो गया 3 से 2 वर्ष तक की अवस्था, और बाल्यावस्था आता है इसके बाद, जिसकी हमने बात कर ली, कितना 2 से 6 वर्ष क्या हो गया, पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। अब हमारा इसके बाद क्या आता है, हरलॉक के अनुसार 5वां नंबर हो जाएगा ये, लेकिन नंबर मैंने नहीं डाला है, वयसंधि अवस्था। ठीक है, वयसंधि अवस्था आपको पता है कितनी होती है, 11-12 से लेकर 11-12 वर्ष से लेकर कितनी होती है, 13 से 14 वर्ष। ठीक है, लगभग 4 वर्ष तक की ये रहती है। ओके, यहीं पर आपसे फिर पूछा जाता है, किसका सारे हो गए, नहीं
सारे तो नहीं हुए, अभी तो किशोरावस्था बचा है, इसके बाद आपका किशोरावस्था शुरू होगा। किशोरावस्था आप जानते हो कितना होगा, जब यहाँ तक 14 वर्ष तक हो रहा है तो 13 से वर्ष से लेकर, क्योंकि किशोरावस्था को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क्या किशोरावस्था को क्या हो जाती है, एक तो आपकी हो जाती है कितनी, यहीं पर 13 से हो गई 16 वर्ष, ठीक है, और यहाँ पे 16 से 21 वर्ष, ठीक है, 16 से 21 वर्ष। तो ये आगे हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था इन्होंने बताई है, और प्रौढ़ावस्था को बताया है कहाँ से कहाँ तक, 21 वर्ष से लेकर कितना बताया है आपका, जो 21 से 40 वर्ष तक इन्होंने बताया है, ठीक है, कितना बताया, 21 से 40 वर्ष तक का समय इन्होंने बताया। तो ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी अवस्थाएं बांटी हैं, मिडिल एज, वृद्धावस्था 60 से ऊपर बताई है, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन है 5, यदि कोई बच्चा भोजन को मुँह से बाहर निकालने का इशारा करता है तो इसका मतलब है कि वह भूखा है, संतुष्ट है या भूखा नहीं है, बी है, सी है उठाया जाना चाहता है, डी है गीला और ठंडा है। तो भाई कोई बच्चा है भूखा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, खाने को क्या करेगा, निकालेगा, मतलब वो संतुष्ट है, मुंह से निकाल देगा, ठीक है। जब वो मुंह से भोजन निकाले तो समझो उसका मतलब उसका या तो पेट भर गया है या फिर वो सेटिस्फाइड है, उसे आवश्यकता नहीं है खाने की, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमैन के संवेगात्मक बुद्धि प्रतिमान का एक घटक है। ए है परानुभूति, बी है संज्ञानात्मक कौशल, सी है कठोरता, डी है तनाव सहनशीलता, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई इस प्रश्न को पढ़ के, जो गोलमेल का जो सिद्धांत है वो क्या है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि एक ऐसी बुद्धि होती है जो व्यक्ति क्या करता है, अपनी तथा दूसरों के व्यवहार को समझने का, दूसरों के भावनाओं को ये पहचान करने में सक्षम होता है। और इस संज्ञा, इसे हमने क्या संज्ञा दी, परानुभूति, मतलब गोलमेल ने इसको क्या संज्ञा दी, परानुभूति, मतलब जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को भी पहचान ले और अपनी भी भावनाओं को प्रेजेंट कर पाए, अपनी भावनाओं को स्वयं समझ पाए और उनको प्रेजेंट कर पाए, इसी क्षमता को परानुभूति कहा है, किसने, गोलमेल ने, ठीक है। भावनात्मक जानकारी का प्रयोग क्या होता है, जो हम करते हैं वो हमारी सोच को बताता है, ठीक है, सोच से जुड़ा होता है, हमारे व्यवहार से जुड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात सही है बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारी सोच या व्यवहार से ही जुड़ी हुई होती है, जो भी हम भावनात्मक जानकारी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये बताया था, और इन्होंने बताया था जो सोच और व्यवहार होता है या फिर जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो क्या करती है, मार्गदर्शन करती है, किसमें, वातावरण से अनुकूलन करने में, ठीक है। वातावरण से क्या होता है, अनुकूलन करने में ये बुद्धि जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है। हमारी भावनाओं को ये अनुकूलित करती है, लोगों में समायोजन बिठाने का काम करती है, इस तरीके की होती है संवेगात्मक बुद्धि। किसने ये सिद्धांत दिया है, गोलमेल ने दिया है। इसमें जो महत्वपूर्ण सूचक क्या होते हैं संवेगात्मक बुद्धि के, अगर सूचक पूछे जाएँ क्या होते हैं महत्वपूर्ण, तो ज्ञान होता है, क्योंकि हम अपनी इस बुद्धि का प्रयोग क्या करते हैं, ज्ञान से ही करते हैं, ज्ञान से ही करते हैं। दूसरा होता है आपका क्या, कौशल होता है इनके हिसाब से, ठीक है, कौशल, बिल्कुल कौशल का प्रयोग करके भी हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। एवं जो हमारी योग्यताएं होती हैं, ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये संवेगात्मक बुद्धि के क्या है, महत्वपूर्ण सूचक हैं, ठीक है, सूचक है, क्या है, सूचक हैं। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, जब ये बना है तो क्या ये नहीं बन सकता, ये भी बन सकता है, मतलब गोलमैन का ये सिद्धांत था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका 7, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। ए है चेचक, बी है डिप्थीरिया, सी है तपेदिक, डी है टाइफाइड। तो आप सभी जानते हो जो BCG का टीका है वो तपेदिक मतलब टीबी के लिए लगाया जाता है, और साथ ही साथ इसकी खोज, इस टीके की खोज किसने की थी, तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन ने की थी, ठीक है, मेट ग्यूरिन ने, ठीक है। जो भी नए लोग हैं वो बता दूं, मैं उंगली से लिखती हूँ, इस वजह से जो है मेरे शब्द सही नहीं बन पाते हैं, थोड़ा बस ये प्रॉब्लम है और कुछ दिक्कत नहीं है क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीबी रोग होता है इसे काक रोग भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, काक रोग कहते हैं, इसे एक्जिमा कहते हैं, ये नाम है इसके, तपेदिक कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। ये सारे नए नाम आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। BCG का जो टीका होता है वो तपेदिक से बचाता है और जन्म के तुरंत बाद ये लगाया जाता है। क्वेश्चन है 8, बालक का समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है। ए है सोशल मीडिया से, बी है विद्यालय से, सी है परिवार से, डी है खेल के मैदान से। तो आप जानते हो शुरुआत की बात हो रही, प्रारंभ की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो समाजीकरण प्रारंभ होता है वो कहाँ से शुरू होता है, परिवार से होता है। परिवार में भी किससे शुरू होता है, माता से शुरू होता है और पिता से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद वो परिवार में और बच्चों और लोगों के संपर्क में आता है। तो यहाँ पर समाजीकरण की अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई प्रश्न इस तरीके का बने कि समाजीकरण की जो विशेषताएं हैं, है ना, कितनी हैं, या फिर समाजीकरण के जो चरण भी पूछे जाते हैं वो कितने हैं,
तो ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसमें जॉनसन महोदय ने इसको 4 भागों में बांटा। ठीक है, जॉनसन ने क्या करा, इन विशेषताओं को 4 भागों में बांटा। कौन कौन सी 4 विशेषताएं थी, याद रखिएगा। एक था आपका मौखिक अवस्था, ठीक है, जिसे हम आप क्या कहते हैं, यूरल स्टेज कहते हैं। मौखिक अवस्था यूरल स्टेज होती है, ओके। दूसरी क्या होती है, एनल स्टेज होती है, जिसे हम कहते हैं गुदा अवस्था। ठीक है, तीसरी क्या होती है आपकी, तादात्मीकरण की अवस्था होती है। तादात्मीकरण की अवस्था होती है, जिसको हम कहते हैं लेटेंसी एज स्टेज। ठीक है, और चौथी आपकी किशोरावस्था होती है, जिसे हम एडोलिसेंस कहते हैं, किशोरावस्था। ये चारों पार्टी किसने बांटी थी, ये चारों बांटी थी आपकी किसने, महोदय ने, जॉनसन ने बांटी थी। इसी में आपको पता होगा जो आपकी ये वाली होती है ओरल स्टेज होती है, यूरल स्टेज भी इसको हम बोलते हैं, मौखिक अवस्था। ये जन्म से प्रारंभ होती है और 1.5 वर्ष तक चलती है। ठीक है, जन्म से ये प्रारंभ होती है और 1.5 वर्ष तक चलती है। इसी को फ्रॉयड महोदय ने एक नाम दिया है, ध्यान रखिएगा। कितने समय की होती है, हमने बताया एक शुरू से मतलब जन्म से शुरू होती है और 1 वर्ष या फिर 1 से 1.5 वर्ष तक ये अवस्था जो है चलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें एक स्टेप पूछा जाता है आपसे कि प्राथमिक एकरूपता किस स्टेज को कहा गया है। तो प्राथमिक एकरूपता इसी स्टेज को कहा गया है, मौखिक वाले को। लेकिन ये कहा किसने है, फ्रॉयड ने कहा है। किसने कहा है, फ्रॉयड ने ये बात बोली है। ठीक है, फ्रॉयड महोदय ने ये बात बोली है। यहीं पर हम बात करेंगे दूसरी वाली जो गुदा अवस्था होती है, जिसे हम एनल स्टेज कहते हैं। गुदा अवस्था जो होती है एनल स्टेज कहते हैं। ये प्रारंभ होगी किससे, 1.5 वर्ष से प्रारंभ होगी और 1.5 से कितने जाएगी, 3 वर्ष तक। 1.5 वर्ष से प्रारंभ होती है, कहाँ तक जाती है, 3 वर्ष तक ये जाती है। ठीक है, 3 वर्ष तक ये जाती है। ठीक है, 3 वर्ष तक की अवस्था होती है जो एनल स्टेज होती है। और यहीं पर आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, तीसरा जो चरण होता है लेटेंसी एज भी आपसे पूछा जाता है। लेटेंसी एज का जो समय होता है वो होता है 12 से 13 वर्ष। 12 से 13 वर्ष का समय होता है। जो लेटेंसी वाला ये इंपॉर्टेंट और ज़्यादा हो जाता है, क्यों, यहीं पर आपके इडिपस कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इडिपस कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, यहीं पर आपका इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ओडिपस इडिपस या ओडिपस जो होता है किससे जुड़ा होता है, तो इसको हम कहते हैं इडिपस को मातृ ग्रंथि। ठीक है, मातृ ग्रंथि कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये माता के प्रति क्या होता है, थोड़ा अट्रैक्शन फील करता है, क्योंकि ये लड़कों के लिए होती है और जो लड़कियां होती हैं उनके लिए इलेक्ट्रा ग्लैंड होती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रा ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है, ये पितृ ग्रंथि कहलाती है। पितृ ग्रंथि मतलब लड़कियों जो होती हैं, कहते हैं ना पापा की परियां होती हैं। ठीक है, इनका अट्रैक्शन अपने पिता के प्रति होती है। तो ये लेटेंसी स्टेज में ही फ्रॉयड ने मतलब इसकी बात की है। और बात करेंगे ये दिए किसने हैं, चारों चरण। ये चरण है समाजीकरण के, 4 चरण थे, जिसमें ओरल था, मौखिक था, लेटेंसी था और लास्ट था एडोलिसेंस। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। आज बहुत ही लंबी हो गई ये सारी चीज़ें। ठीक है, बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा और क्या चीज़ें दी थी, सोशल मीडिया दिया है, परिवार दिया, देखो विद्यालय और खेल के मैदान में भी होता है आपका, लेकिन यहाँ पर समाजीकरण कहाँ से प्राप्त होता है, सबसे पहले तो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो परिवार होगा। ठीक है, बढ़ते हैं। अब क्या है, प्राप्त तो कई जगह से होता है, लेकिन मुख्यतः परिवार स्टार्ट करता है। क्वेश्चन है 9, भ्रूण की जो आंतरिक परत होती है वो क्या कहलाती है, क्या कोरियोन कहलाती है, नाभि रज्जु कहलाती है, गर्भनाल कहलाती है, या फिर एमनी ऑन कहलाती है। तो जो भ्रूण होता है उसमें कितनी 3 परतें पाई जाती हैं। 3 परतें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। दूसरी मीसोडर्म होती है और तीसरी आपकी क्या होती है, एंडोडर्म होती है। एंडोडर्म ऐसे लगा सकते हो, एंड मतलब एंड में है, सबसे लास्ट में है, तो इसे हम एंडोडर्म कहते हैं। तो ये 3 परतें पाई जाती हैं। जो आपकी एक्टो परत होती है ये क्या करती है, एक्टोडर्म जो होती है ये पहली और बाहरी परत मानी जाती है, और इसमें क्या होते हैं, त्वचा का निर्माण होता है, बाल का निर्माण होता है, और किसका, दांत का निर्माण होता है। ओके, तो जो बाहरी चीज़ें होंगी यहाँ पर, जो भी आपका नाड़ी मंडल का निर्माण भी अगर पूछा जाए कहाँ होता है, नाड़ी मंडल का निर्माण क्या होता है, ये भी आपकी इसी परत पर होता है। ठीक है, नाड़ी मंडल आप जानते हो, हमें जो सूचनाएं मिलती हैं, हमारी स्किन को कोई छुए, त्वचा को कोई छुए, चींटी काटे, हमें सब फील होता है। स्किन हमारी सबसे बड़ा जो होता है क्या, संवेदी अंग कहलाता है। त्वचा सबसे बड़ा संवेदी अंग होता है हमारे शरीर का। आँखें हैं, कान है, ये नाक है, सब ऊपरी त्वचा पर ही पाए जाते हैं, आपको पता। तो ये हमारा नाड़ी मंडल कहलाता है। ओके, आगे हमारा जो मीसोडर्म है, ये बीज की परत होती है। जो भ्रूण होता है उसके बीज की परत होती है,
इसीलिए हम इसको अंतः त्वचा भी कहते हैं। ठीक है, मध्य परत भी हम इसको कहते हैं। आगे हम बात करेंगे जो मध्य त्वचा होती है, इससे क्या किसका निर्माण होता है? जो आंतरिक त्वचा होती है उसका निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाए आंतरिक त्वचा का निर्माण कौन सी परत करती है, तो वो मध्य परत करती है आंतरिक त्वचा का। और प्लस किसकी? मांसपेशियों का निर्माण यहाँ पर होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। लास्ट बचती है आपकी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो परत होती है एंड में है, लास्ट में, तो क्या इससे निर्माण होगा? आपके जो आंतरिक अंग, फेफड़े हो गए, आपके यकृत हो गया, आपका गुर्दा हो गया या आपका हृदय हो गया, जो भी आपके सॉफ्ट ऑर्गेन है मांसपेशी के बने हुए, वो आपके इससे लास्ट परत में आते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी लास्ट परत है यही क्या कहलाती है? भ्रूण की जो सबसे आंतरिक परत होती है, इसी को हम कहते हैं एमनियॉन। आपका डी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीके की थैली होती है, क्या करती है? पूरी भ्रूण को क्या होती है? एक घेरे हुए होती है। ठीक है, परत जो होती है ये घेरे हुए होती है और ये किस में पाई जाती है? आपके एंडोस्पर्म में, एंडोडर्म में पाई जाती है। क्वेश्चन है 10, शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है। ए है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, बी है जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर, सी है विभिन्न रोगों के संक्रमण के आधार पर, डी है जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो जो आपके जन्म लेने वाले 1000 शिशुओं के आधार पर ही क्या होता है? शिशु मृत्यु दर की यहाँ पर गणना की जाती है। अच्छा, यहाँ पर होता क्या? जो 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो प्रति 1000, मान लो प्रति 1000 जीवित बच्चे लिए, और कितने वर्ष के हैं? ये 1 वर्ष से कम होने चाहिए, मतलब 1 अंडर टू 1 ईयर। ठीक है, 1 वर्ष से जो होते हैं कम होने चाहिए। और यहाँ पर 1000 बच्चे हैं, कौन है? जीवित हैं, जिन्होंने जन्म लिया। अब क्या किया जाएगा? इनकी क्या है, इसी में एक फॉर्मूला लगता है जिससे क्या है, इसको विभाजित करके इसका आंसर प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कि 1 वर्ष में कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, वो कितने थे पैदा हुए? वो तो 1000 थे। उनमें कितने जीवित थे वो, प्लस जो मर गए उनसे क्या है, उनका विभाजन कर दिया जाता, मतलब विभाजित कर दिया जाता, भाग दे दिया जाता है। और जो ये 1000 है इससे क्या किया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, मान लो 1000 बच्चे पैदा हुए, 1000 में इसमें कितने मर गए? ठीक है, तो वो वाले बच्चे और प्लस आपके जो पैदा हुए बच्चे, ठीक है, तो उनमें उनका पहले क्या किया? भाग दे दिया। उसके बाद जो आंसर आया उसका 1000 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मृत्यु दर की गणना जो है की जाती है। ठीक है, जन्म मृत्यु का आंकड़ा लिया जाता है, उसके बाद जो 1000 से गुणा कर दिया जाता है। क्वेश्चन 11, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है? ए है सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, या डी है यहाँ पर छाती से पैर की ओर। तो जब भी बच्चों में सन्निकट का अंतर आए, सन्निकट मतलब केंद्र से परिधि की ओर, ये शब्द याद रखना, ये ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, सन्निकट में क्या होता है? परिधि से, केंद्र से परिधि की ओर विकास जाता है। मतलब बच्चा क्या करता है? पहले पेट के बल आप देखते हो कि बच्चा लेटा होता है और वो क्या करता है? उसका पेट से वो सरकना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके फिर हाथों का सहारा लेके, फिर पैरों का सहारा लेके, आपने कई बार नोटिस किया होगा बच्चे को चलना नहीं आता, फिरना नहीं आता, लेकिन आप बेड में उसे बीच पे लिटाल के जाओगे और वो आपको किनारे पे मिलता है। तभी हम लोग क्या करते हैं? चारों तरफ से प्लू कुशंस लगा देते हैं कि बच्चे गिरे नहीं बेड के नीचे। क्या होता है? चलना नहीं आता लेकिन वो खिसक रहे होते हैं। तो ये केंद्र से परिधि की ओर का विकास माना जाता है, इस तरीके का विकास। यहीं पर सिर से पैर की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है? पहले सिर का विकास होता है, ये ऑप्शन, ठीक है, सिर का विकास होता है। फिर उसके बाद आपके विकास धीरे धीरे से मतलब चेहरे पे जाएगा, फिर नीचे आपके हाथ हैं, पैर हैं, गले, मतलब पहले गले पे आएगा, फिर नीचे के अंगों पे जाएगा। ठीक है, ये क्रम चलता है, जैसे ऊपर से अंग आते हैं इस तरीके से आपके अंग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 12, भूलने की अचेतन प्रक्रिया ए है प्रतिगमन, बी है समाहीकरण, सी है दमन, या फिर डी है मानसिक। तो ये होती है क्या? दमन होता है। ठीक है, जो भूलने की अचेतन प्रक्रिया है इसमें क्या है? मतलब दमन कहते हैं हम इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? 0 से 2 वर्ष, बी है 2 से 6 वर्ष, सी है 6 से 9 वर्ष, या फिर डी है 9 से 12 वर्ष। तो यहाँ पर क्या होता है? बच्चा जो है सबसे ज़्यादा भूल करता है और प्रयत्न से सीखता है, वो होता है ए ऑप्शन 0 से 2 वर्ष। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो होता है माता पिता का बहुत ज़्यादा अनुकरण करने लगता है। चाहे अच्छा, यहाँ पर मस्तिष्क पर भी इन्हें जोर देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इन्हें बस जो दूसरे ने कर लिया वो करना है। ठीक है, अब जैसे मैं रोटी रोज़ बनाती हूँ, मेरी बेटी आ जाती है, भाई मुझे भी आटा दो, मुझे भी बेलन दो। अब क्या वो मेरी तरह रोटी सेक रही है? नहीं सेक रही, बस उसे क्या आटा उतना वेस्ट करना होता है, वो रोज़ ले जाती है और पाटे पे नहीं, उसे ज़मीन पर बेलना होता है। ठीक है, ये इसका तरीका होता है। तो बस करना है अनुकरण, उन्हें कोई टेंशन नहीं। सफाई करने को मम्मी है तो ठीक है, तो उन्हें बस क्या अनुकरण करना है। तो अनुकरण की क्रिया सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। उन्हें दिमाग पर यहाँ पर जोर नहीं देना होता, बस खाली अनुकरण करना होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन
14 है वृद्धि शरीर वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? ए है गुणात्मक, बी है मात्रात्मक, सी है ए व बी दोनों, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, हम उसको मेज़र कर सकते हैं, उसकी हम नापतोल करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगी। वृद्धि जो होता है मात्रात्मक होती है और एक लिमिट में ही होती है। ओके, लगभग लड़कियाँ देखोगे आप 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच की होती हैं, तो इनकी एक लिमिट ही होती है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब सभी में, आप जेंट्स में भी देखोगे लगभग एक ही लंबाई में होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है, जो घंटे होते हैं वो घंटे होते हैं, जो लंबे होते हैं वो लंबे होते हैं, पर एक इनकी लिमिट होती है। ये नहीं है कि कोई आसमान को छू लेगा इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊंचाई है, वजन है, ये सब आप नाप सकते हो। तो वृद्धि कैसी होती है? आपकी मात्रात्मक होती है। लेकिन विकास कैसा होता है? ये गुणात्मक होता है, इसमें क्वालिटी होता है, इसमें परिपक्वता होती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप उसको नाप तोल उसका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको वो थोड़ा बहुत दिखती है, ठीक है, कि हाँ ये बच्चा मैच्योर हो गया पहले के मुकाबले, और वही विकास कहलाता है, ठीक है। लेकिन उसको भी आप बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते। विकास दिखता बेशक दिखता है, पर हम उसको मेज़र नहीं कर सकते, किसी चीज़ की नापतोल नहीं कर सकते कि इसका विकास कितना हुआ है, ठीक है। बस हाँ, उसके डेवलपमेंट को ये देखकर ये कह सकते हैं कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, ठीक है, इतना हम कर सकते, भविष्यवाणी कर सकता है विकास, ठीक है। क्वेश्चन है 15, बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं। ए है शारीरिक विकास, बी है गत्यात्मक विकास, सी है भाषा विकास, डी है उपर्युक्त सभी। तो भाई बाल विकास के सभी पहलू है ना, हम शारीरिक विकास पढ़ते हैं, गत्यात्मक विकास पढ़ते हैं, भाषा विकास पढ़ते हैं, डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। क्वेश्चन है कल मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट इतना अच्छा है, उसमें मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन है। और एक चीज़ और है, चाइल्ड डेवलपमेंट आप वाकई में अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कम से कम 19-20 क्वेश्चन आए हैं आपके 2021 वाले पेपर में, टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। तो क्वेश्चन भी अच्छे अमाउंट में पूछे जाते हैं, और प्लस ये है कि ऑथेंटिक है कि हाँ आता है यहाँ से। तो आप जो अगर वाकई में पढ़ लेते हो तो वहाँ से प्रश्न आते भी हैं, जो मेन टॉपिक है। अगर आप एक बार रिसर्च कर लो तो आपको, क्योंकि मैं पढ़ती रही हूँ तो मुझे पता चल गया कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो इससे फ़ायदा ये है कि मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूँ, चाइल्ड डेवलपमेंट पहले आप लोगों को पढ़ा दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे पढ़ते हुए मिल रही थी, सारा शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, यही पढ़ रही थी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये जॉनसन वाला जो मैंने बताया वो सामाजिक विकास से ही भाई था, उसी का टॉपिक था, ठीक है। तो मैंने कल ही पढ़ा था इसको, और ये आपको आज समझा दिया। ये इसमें घटना चक्र में नहीं दिया हुआ था, मैंने अपनी तरफ से समझाया, ठीक है। तो ये क्या था, मेरे मन में आ रहा था क्यों ना मैं चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों को पढ़ा दूँ। पर मुझे फिर याद आया, स्टार्टिंग में मैंने थ्योरी क्लास शुरू की थी, आप लोगों ने देखी नहीं, क्योंकि लगभग सभी लोगों ने पेड बैच ले रखे हैं, और ऊपर से कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस ही करते हैं, वो पढ़ने को समझते ही नहीं कि पढ़ना भी ज़रूरी है। और मतलब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके नोट्स पहले से तैयार हैं, इतने दिनों बाद पेपर होता है तो बहुत से बच्चों ने तैयार कर लिए, तो वो थ्योरी पढ़ना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। हालांकि थ्योरी भी पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। प्रसव में पहले नितंब आना, इसके बाद टांगे और बाहें, और अंत में सिर आना, ये स्थिति दर्शाती है। यह है ब्रीच प्रसव, बी है उपकरण प्रसव जन्म, या फिर सी है प्राकृतिक जन्म, या डी है सहज जन्म। तो जो आपके प्रसव होते हैं, प्रसव कितने तरीके के होते हैं? कम से कम 4 तरीके के माने जाते हैं, ये 4 प्रकार के ये माने जाते हैं। जो प्रसव होते हैं ये 4 प्रकार के आपके माने जाते हैं। एक तो आपको पता है जो पहला वाला होता है, ये आपको जो आपका स्वाभाविक होता है, ठीक है, प्राकृतिक जन्म होता है, हम उसी को कहते हैं, इसे स्वाभाविक प्रसव भी हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो प्राकृतिक होता है ये तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। जो आपकी विस्फारण की अवस्था होती है गर्भावस्था में, जो आपकी निष्कासन की अवस्था होती है, जो संपूर्ण निष्कासन की अवस्था होती है, तो ये तीनों अवस्थाओं से गुजरता है ये जो प्राकृतिक प्रसव होता है, प्राकृतिक जन्म, या फिर हम इसको स्वाभाविक प्रसव भी कहते हैं। ब्रीच प्रसव भी होता है, सभी अवस्थाओं से गुजरता है, प्रसव की तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, क्योंकि बच्चा उल्टा होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो उपकरण जन्म होते हैं, जिनमें हम उपकरण का सहारा लेते हैं, जब बच्चा क्या होता है नॉर्मल निकलने की कंडीशन में नहीं होता है। एक होता है ऑपरेशन द्वारा, ठीक है, लास्ट होता है ऑपरेशन द्वारा। तो सभी की लगभग बात हो गई। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपकरण जन्म होता है, ऑपरेशन द्वारा होता है, सहज और प्राकृतिक जन्म होता है, और ब्रीच जन्म होता है। ये 4 तरीके के आपके जन्म जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्रसव ऐसा जो प्रसव की तीनों अवस्थाओं से गुजरता है, तो वो आपका ब्रीच जन्म होगा, और कौन सा होगा, दूसरा प्राकृतिक जन्म होगा। ये तीनों अवस्थाओं को पार करता है, आपकी निष्कासन की अवस्था को भी, संपूर्ण निष्कासन की अवस्था, और जो प्रथम अवस्था होती है विस्फारण की, ठीक है, उन तीनों से ही गुजरता है। लेकिन जो आपका जो औजारों वाला है, या फिर जो आपका ऑपरेशन वाला है, उसमें क्या है, ये तीनों अवस्थाएं इतनी नहीं आती, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट ऑपरेशन कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर तो कंडीशन के ऊपर वेस्ट होता है, कई बार आती भी है। क्योंकि हम लास्ट समय तक इंतजार करते हैं कि बच्चा हो जाए,
और लास्ट में क्या होता है, जब नॉर्मल नहीं होता तो हम ऑपरेशन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपकी 1-2 स्टेज पार हो चुकी होती हैं। लेकिन इसके विषय में ज़्यादा डिटेल लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने शब्दों में समझा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी आयोग कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा के भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ये ऑप्शन होगा, ब्रीच प्रसव। ठीक है, ब्रीच प्रसव जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण होता है श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं, सी संक्रमण, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से कौन सी स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? वॉस डिफरेंस, डिम्ब ग्रंथि या गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर क्या होता है, वॉस डिफरेंस क्या है, पुरुष का अंग है। ठीक है, पुरुष का कैसा अंग है भाई, प्रजनन अंग है। इसमें जो शुक्रवाहक नलिकाएं जो होती हैं यहीं पाई जाती, शुक्रवाहक होता है ये एक तरीके का। ठीक है, वॉस डिफरेंस। बकाया और जितने भी डिम्ब ग्रंथियाँ, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, ये क्या स्त्री प्रजनन अंग है। तो एक नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 18। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, एरिक्सन या पावलोव। तो ये आपके जीन पियाजे हो जाते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लेकिन सिगमंड फ्राइड का क्या है, मनोविश्लेषण सिद्धांत है। ठीक है, मनोविश्लेषण सिद्धांत है। यहीं पर अगर हम बात करें एरिक्सन का क्या है, एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक, ये मनोविश्लेषण है सिगमंड का, और एरिक्सन का मनोसामाजिक है। ठीक है, सामाजिक लग जाता है इसमें। ओके, यहीं पर बात करते हैं पावलोव का क्या है। तो पावलोव का जो है इनका जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये कहलाता है। इसे हम प्रतिस्थापन सिद्धांत और अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। एक स्किनर का पूछा जाता है, वो होता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 19। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? ए है आनुवंशिकता, बी है ज्ञानेंद्रिय, सी है मस्तिष्क विकार, डी है उपर्युक्त सभी। तो देखो हमारे जो संज्ञानात्मक विकास है उनको ये सभी कारक प्रभावित करेंगे। अगर हमारे पेरेंट्स के मेंटली लेवल में कुछ प्रॉब्लम है तो है, ज्ञानेंद्रियों में अगर कोई दिक्कत है ना, हम किसी चीज़ को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, या हमारे मस्तिष्क में कोई विकार है, तो हमारा ये सब क्या करें, हमारे जो मेंटल हमारा डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 20। गर्भकालीन अवस्था होती है, ए है गर्भधारण से 2 सप्ताह, बी है गर्भधारण से जन्म तक, सी है गर्भधारण से 8 सप्ताह, सी डी है जन्म से 14 सप्ताह। तो जो गर्भधारण की अवस्था आपकी होती है तो वो कब तक की मान जाती है भाई, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था मानते हैं, या फिर कभी कभी जन्म पूर्व अवस्था देते हैं। तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि जन्म होते ही बच्चा क्या बन जाता है, न्यूनेट बन जाता है, नवजात बन जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 21। बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है, यह है सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, डी है सीखना और परिपक्वता का। तो जो व्यक्ति का विकास होता है वो किसका, सीखना और परिपक्वता दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, दोनों का परिणाम है। बच्चे की लर्निंग भी अच्छी हो रही है, ठीक है, उसका उसी तरीके से उसमें मैच्योरिटी आ रही है, तो यही एक विकास जो होता है अच्छा विकास माना जाता है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 22। बच्चों में डैश बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक गुणों को विकसित करता है, ए है खेल, बी है खाना, सी है चिल्लाना, डी है अनुपूरक लेना। तो यहाँ पर खेल ऑप्शन सही होगा। जो खेल होता है, खेल के माध्यम से क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक गुणों का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, हमेशा ध्यान रखना जो 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक समान खेल खेलते हैं। ठीक, एक समान खेल, चाहे लड़की हो चाहे लड़का है, जो खेल होते हैं इनके समान होते हैं। लेकिन जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें क्या होती है, यौन विभिन्नता पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, 2 से 3 वर्ष के जो लड़के लड़कियां होते हैं एक समान गेम खेलते हैं। 3 से 4 वर्ष के ये होते हैं, इनमें क्या होती है, यौन विभिन्नता आ जाती है। जैसे लड़कियाँ क्या कहती हैं, गुड़ियों से खेलती हैं, और लड़के देखना आप ज़्यादातर कार है, गन है, इस टाइप की चीज़ें लेते हैं। तो इनके गेम में क्या होती है, 3 से 4 वर्ष में विभिन्नता देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और ये अंतर यहाँ से ये शुरुआत हो जाती है, लेकिन आपको कहते हैं ना चरम अंतर कहाँ पर दिखता है, स्पष्ट रूप से ये अंतर दिखता है 5 से 6 वर्ष में। 5 से 6 वर्ष में क्या होता है, लड़की लड़कियों के ग्रुप में खेलने लगती हैं, और लड़के लड़की के ग्रुप में बिल्कुल अपने खेलों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल अलग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो छोटी आयु के खेल होते हैं वो कैसे होते हैं, शारीरिक खेल होते हैं। छोटी आयु में जो खेल होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए शारीरिक खेल कौन से होते हैं तो वो छोटी आयु वाले खेल होते हैं। यहाँ पर हम शारीरिक खेल ज़्यादा खेलते हैं। ओके, पूरे दिन बच्चे देखते हो, हमारे यहाँ पीहू है भी छोटी, पूरे दिन भागती रहती हैं। और यहाँ पर जो किशोर होते हैं वो कैसा खेल खेलते हैं, वो मानसिक खेल खेलते हैं। किशोर ज़्यादातर मानसिक खेल खेलते हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 23। जन्म से 30 मिनट
तक की अवस्था कहलाती है सहस्वावस्था, न्यूनेट अवस्था, पर्ट्यूनेट अवस्था या प्रसव काल। तो जन्म से 30 मिनट की या 15 मिनट की अवस्था जब भी पूछी जाए तो पर्ट्यूनेट अवस्था कहोगे, जिसे पर्ट्यूनेट भी कहते हैं, पर्ट्यूनेट लिखा है। और न्यूनेट कौन सी होती है? जो नवजात अवस्था होती है, जो इसके बाद शुरू होती है और जो 1 महीने या कहीं कहीं 2 सप्ताह तक मानी गई है। ठीक है, तो 15 दिन की भी मानी गई है, कहीं कहीं 2 सप्ताह की भी मानी गई, तो 14 दिन का हो गया 2 सप्ताह, और कहीं कहीं ये 2 माह तक की या 1 माह तक की भी मानी गई। तो इस हिसाब से आप इसको थोड़ा देख के ऑप्शन आंसर कभी भी पूछा जाए तो करना। ओके, तो यहाँ पर 2 अवस्थाएं हो गई। 30 मिनट या 15 मिनट की पर्ट्यूनेट होती है, जब तक बच्चा क्या होता है, माँ की गर्भनाल से अलग नहीं होता, उसका नाल काट कर अलग नहीं कर दिया जाता है, तब तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं? पर्ट्यूनेट अवस्था कहते हैं। ठीक है, और पर्ट्यूनेट के समाप्त होते ही न्यूनेट अवस्था मतलब प्रारंभ हो जाती है। वैसे हरलॉक के अनुसार कितनी दी गई है? जन्म से 2 सप्ताह। ठीक है, हरलॉक के अनुसार अगर पूछा जाए न्यूनेट कितनी दी गई है, न्यूनेट हरलॉक के अनुसार कितनी है, तो ये दी गई है 2 सप्ताह। ठीक है, जन्म से 2 सप्ताह, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिएगा, जन्म से 2 सप्ताह दी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 24, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, ये बात सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है? तो जो सामाजिक व्यवहार होता है ये क्या होता है? सामाजिक जो व्यवहार आपका होता है ये कब जन्म के समय शुरू होता है, ये बात असत्य है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार जो है जन्म के समय ये शुरू नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जन्म के समय तो बच्चा ऐसा होता है, कैसी अवस्था में होता है, बिल्कुल ही मतलब इनकॉन्शियस होता है, मतलब हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है। दूसरी बात है वो किसी को नहीं पहचानता, वो किसी को नहीं जानता है, बस बहुत वो क्या कर सकता है, रोने लगता है, उसे भूख प्यास लगती है तब। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है सामाजिकरण की, वो सामाजिकरण की शुरुआत जब होती है जब बच्चा 1.5 महीने पर 1 महीने पर अपने बच्चे को अपने माँ से मिलने लगता है और माँ को पहचानने लगता है। वहाँ से उसकी जो मुस्कुराहट शुरू होती है, उसका हाव भाव जो शुरू होता है माँ को देख कर कि मुझे गोद में उठा लो, तो यहाँ से शुरू होता है समाजीकरण, ना कि सामाजिकरण पैदा होते शुरू होता है, ये बिल्कुल गलत है। सामाजिक व्यवहार जो होता है जन्म के समय नहीं शुरू होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 25, ईर्ष्या एक डैश भावना है, जन्मजात, अतिरिक्त, सकारात्मक या नकारात्मक? तो जो ईर्ष्या भावना होती है वो एक तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सकारात्मक नहीं होती, नकारात्मक होती है। ठीक है, नकारात्मक होती है। जो ईर्ष्या कैसी भावना होती है, ये नकारात्मक होती है। भावनाएं कैसी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? 2 प्रकार की, एक सकारात्मक हो जाएगी आपकी, ठीक है, सकारात्मक, दूसरी कौन सी होती है? नकारात्मक। तो जो ईर्ष्या होती है आपकी, कड़वाहट होती है, नाराज़गी होती है, ठीक है, किसी से शत्रुता की भावना रखना, ये सभी क्या नकारात्मक भावनाओं को दर्शाती हैं। ओके, जो हमें क्या होती है जीवन में कहीं ना कहीं लोगों से, समाज से पीछे ले जाने का, पीछे खींचने का काम करती हैं। तो यहाँ पर क्लास का होता है एंड। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद। जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।